जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Today we will have a discussion on input mix variances। इसमें हम लोग जो है वो मिक्स और यील्ड वेरिएंस के ऊपर बात करेंगे। मैंने इससे पहले आप लोगों को इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मिक्स और यील्ड वेरिएंसेस के हवाले से मैंने वीडियोस आपके साथ शेयर की थी। आपने होप सो उसको देखा होगा और आप उसको जब देखेंगे तो कोर्स उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की गई है। मैं इस न्यूमेरिकल के ज़रिए से आप लोगों को वही वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ पे जो है वो समझाने की कोशिश करूँगा थ्रू दिस न्यूमेरिकल एक्सरसाइज, जिसमें हम लोग जो है वो मिक्स और यील्ड वेरिएंसेस के ऊपर बात करेंगे और उसकी कैलकुलेशंस और उसकी जो भी कॉजेज हो सकती हैं उसके ऊपर जो है वो हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसमें बेटे जब हम लोग एक से ज़्यादा मटेरियल्स इस्तेमाल करते हैं एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो उसकी कॉस्ट जो है वो एक से ज़्यादा मटेरियल्स इस्तेमाल करने की वजह से भी कॉस्ट कम या ज़्यादा हो सकती है हमारी प्लान से या बजट से। जैसे हमने अगर कोई भी कॉस्ट बजट की है कि वो ज़्यादा हो गई है सिर्फ इस वजह से कि हम लोगों ने जो मटेरियल मिक्स किए हैं उनकी रेशो जो हमने डिफाइन की थी, स्टैंडर्ड बनाई थी, उससे हमने कम या ज़्यादा की। जैसे अगर हम लोग 3 मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आपके यहाँ पे एग्जांपल है आलमंड्स हैं, कैश्यूज हैं, पिस्ताशियोज हैं और सीजनिंग्स हैं। इसमें आप जरा गौर करें कि जो सबसे महंगी जो प्रोडक्ट है वो है सीजनिंग। अगर हम लोग सीजनिंग की रेशो 30 कप्स की बजाय 30-40 कप्स कर देंगे तो ऑफ कोर्स इसकी कॉस्ट फर्क पड़ जाएगी। और आलमंड्स जो है वो हम 180 कप्स से 170 कप्स कर देंगे और ये वाली 30 से 40 कप्स कर देंगे तो टोटल कप तो वही रहेंगे, टोटल मटेरियल तो चेंज नहीं होगा, लेकिन इनके मिक्स की रेशो चेंज होने की वजह से भी कॉस्ट कम या ज्यादा हो सकती है। तो नॉर्मली क्या होती है, प्रोडक्ट्स सिर्फ एक मटेरियल से नहीं बनती हैं, एक से ज्यादा मटेरियल्स शामिल होते हैं। तो जब एक से ज्यादा मटेरियल्स शामिल होते हैं तो ऑफ कोर्स उसकी कॉस्ट के ऊपर ये चीज भी इम्पैक्ट करती है, ये भी फर्क डालती है। हमारे बजट से हमारे एक्चुअल रिजल्ट्स चेंज होते हैं। इस एनालिसिस को हम लेवल 4 एनालिसिस कहते हैं। ये हमने जो पहले लेवल 3 एनालिसिस किया था, अगर मैं आप लोगों को समझाने के लिए बोर्ड शेयर करता हूं, तो हम लोगों ने बेसिकली लेवल 3 एनालिसिस किया था, जिसमें हम लोगों ने लेवल 1 की बात करता हूं तो लेवल 1 के ऊपर हम लोगों ने स्टैटिक बजट वेरिएंस निकाला था। फिर उसके बाद हम लोगों ने लेवल 1 के लेवल 2 पे हम लोगों ने किया, तो इसको हम लोगों ने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, जिसमें हम लोग इसको स्पेंडिंग वेरिएंस और इसको हम लोग एक्टिविटी और वॉल्यूम वेरिएंस कहते थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने स्पेंडिंग वेरिएंस को मजीद 2 हिस्सों में डिवाइड किया था और इसको हम लोगों ने लेवल 3 कहा था। और इसमें हम लोगों ने कहा प्राइस एंड क्वांटिटी वेरिएंस या यूजेज वेरिएंस, जिसको हम लोग कह रहे थे प्राइस और एफिशिएंसी या यूजेज वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस या यूजेज वेरिएंस, जिसको हम लोग एफिशिएंसी वेरिएंस भी कहते हैं। दैट वाज लेवल 3। और उसके बाद अब हम लोग लेवल 4 पे आ गए हैं। अब हम ये कहते हैं कि इफ देयर आर मोर देन 1 मटेरियल्स और देयर आर मोर देन 1 टाइप ऑफ लेबर इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ प्रोडक्ट, मीन लेबर भी तो डिफरेंट हो सकती है ना। हमने कहा स्किल्ड हो सकती है, अनस्किल्ड हो सकती है, ठीक है कि नहीं। तो स्किल्ड लेबर का क्या हो सकता है जी कि ज़ाहिर रेट ज्यादा होगा और अनस्किल्ड लेबर का रेट क्या होगा, कम होगा। तो अगर हम लोग स्किल्ड के हमने आर्स कम इस्तेमाल करने थे और अनस्किल्ड के ज्यादा इस्तेमाल करने थे तो उससे क्या हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली हमने क्या किया, स्किल्ड के ज्यादा इस्तेमाल कर लिए और
स्किल्ड के कम इस्तेमाल किए तो तभी भी कॉस्ट हमारी क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, और वाइस वर्सा भी हो सकती है कि हम लोगों ने कहा कि भाई उतने स्किल्ड ना लगाओ, स्किल्ड एक ही बंदा लगा लो, बाकी नीचे 4 बंदे जो है वो अनस्किल्ड के लगा दो, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ा, हमारी प्रोडक्शन में टाइम भी ज्यादा लगेगा, एफिशिएंसी भी कम होगी। ऐसे ही कि नहीं? तो हम ये कह रहे हैं कि क्या ये एफिशिएंसी, क्या ये यूजेज जो वेरिएंस आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है? क्या वो मिक्स की वजह से आ रहा है? इसको हम इनपुट मिक्स वेरिएंस कहेंगे, क्योंकि ये हम इनपुट्स के यूज कर रहे हैं। मटीरियल इज एन इनपुट, लेबर इज एन इनपुट, तो इनपुट मिक्स वेरिएंसेस, सही है। इसी तरह से सेल्स मिक्स वेरिएंस भी होंगे आपके, हमारे रेवेन्यू भी कम ज्यादा हो सकते हैं। अगर हम सस्ती प्रोडक्ट ज्यादा बेचेंगे तो प्रोडक्ट तो हमने ज्यादा बेच ली, लेकिन हमारा रेवेन्यू कम होगा। तो जब मैं आपको रेवेन्यू वेरिएंसेस पढ़ाऊंगा, अभी मैं ये सिर्फ सारे कौन से वेरिएंसेस पढ़ा रहा हूं, कॉस्ट वेरिएंसेस। ये यहां पे इसीलिए मैंने स्पेंडिंग लिखा। ये स्पेंडिंग वेरिएंस किसके होते हैं, कॉस्ट के। और स्पेंडिंग तो मैंने कहा फिर इसका रेट की वजह से कितना फर्क है, और यूजेज की वजह से, एफिशिएंसी आवर्स की वजह से कितना फर्क है। वो हम लोगों ने मटेरियल्स के लिए हम लोग प्राइस और क्वांटिटी वेरिएंस कहते हैं, और उसके बाद हम लोग लेबर के लिए हम लोग रेट और एफिशिएंसी वेरिएंस कहते हैं। इसी तरीके से वेरिएबल ओवरहेड्स के लिए रेट और एफिशिएंसी वेरिएंस कहते हैं, और फिक्स्ड ओवरहेड्स के लिए हम लोग स्पेंडिंग एंड वॉल्यूम वेरिएंस कहते हैं। फॉलो करें बात को? अब हम बात करते हैं यूजेज वेरिएंस के ऊपर। और जब हम लोग, अच्छा, लेवल 4 एनालिसिस तब होगा व्हेन मोर देन वन इनपुट आर यूज्ड। जब एक से ज्यादा किस्म की इनपुट्स यूज होंगी, एक से ज्यादा किस्म के मटेरियल्स यूज होंगे प्रोडक्ट को बनाने के लिए, एक से ज्यादा किस्म की लेबर यूज होगी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो ये नॉर्मली डायरेक्ट मटेरियल्स और डायरेक्ट लेबर के लिए ही आते हैं। ये नॉर्मली किनके लिए कैलकुलेट होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल्स और डायरेक्ट लेबर के लिए। और ये इनपुट मिक्स वेरिएंस है, और फिर इनपुट यील्ड वेरिएंस है। यील्ड होती है जी रेशियो ऑफ इनपुट टू आउटपुट। यील्ड किसको कहते हैं कि हमने कितनी इनपुट लगा के कितनी आउटपुट ली है। तो अगर हम ये कहें कि अगर हम 100 लीटर मटेरियल इस्तेमाल करेंगे और उसमें से हम 90 लीटर आउटपुट लेंगे, और एक्चुअली हम लोगों ने 80 लीटर आउटपुट ली है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी यील्ड जो रेशियो थी उससे कम आई है। फॉलो करें बात को? तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, कॉस्ट के ऊपर इंपैक्ट आ सकता है। इसलिए हम लोग लेवल 4 के ऊपर फिर यूजेज वेरिएंस को, मटीरियल, हम ये कहते हैं अच्छा भी मटीरियल क्यों ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, या मटीरियल की यूजेज की कॉस्ट क्यों ज्यादा हुई है। क्या ये हमने मटीरियल जिस रेशो में जो है वो मिक्स करने थे, क्या उस रेशो में नहीं किए, महंगा ज्यादा कर दिया, सस्ता कम कर दिया, या सस्ता ज्यादा कर दिया, महंगा कम कर दिया। या फिर दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि हमने जितनी इनपुट लगा के आउटपुट लेनी थी उतनी नहीं ली। फॉलो करें बात को? हमने कहा जी एक रेशो होती है इनपुट और आउटपुट की। हम कहते हैं जी कि अगर हम 100 लीटर इनपुट लगाएंगे तो हमारे पास 90 लीटर जो है वो क्या आएगी, आउटपुट आनी चाहिए। और एक्चुअली जब हम आउटपुट कम लेंगे तो इसका मतलब है हाँ हमने बुरा परफॉर्म किया। तो इस रेशियो को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसको हम कहते हैं यील्ड वेरिएंस। सो हम लोग यहाँ पे एफिशिएंसी वेरिएंस को 2 हिस्सों में फर्दर डिवाइड करने जा रहे हैं कि इसमें मिक्स की वजह से कितना फर्क आ रहा है और यील्ड की वजह से कितना फर्क आ रहा है। ठीक है जी, तो ये बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट है आज के लेक्चर का। तो मिक्स में जो फर्क आएगा मैं आपको रीजंस भी बताऊंगा, और उसके ऊपर हम लोग जो है वो इसका क्वेश्चन करते हैं। तो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है दैट इज द क्वेश्चन चार्ल्स टी हॉर्नग्रेन की बुक के चैप्टर नंबर 7 में से जो एक्सरसाइज 35 है इसकी, डायरेक्ट मटेरियल्स एफिशिएंसी मिक्स एंड यील्ड वेरिएंसेस, नेचर बेस्ट नट्स produces specialty nut products for the gourmet and natural food market. Its most popular product is Zesty Zingers,
a mixture of roasted nuts that are seasoned with a secret spice mixture and sold in 1 pound tin. उनके पास जो एक उन्होंने नट्स की एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको सीजनिंग की हुई है वो, और 1 पाउंड टिन के अंदर जो है वो उसको क्या करते हैं, बेचते हैं. The direct material used in zesty zingers are almonds, cashews, pistachios and seasonings. For each batch of 100 tins, 100 टिन के बैच के लिए the budgeted quantities and budgeted price of direct materials are as follows. डायरेक्ट मटेरियल्स उनके ऊपर ये लगते हैं जी. आलमंड्स के ऊपर 180 कप्स लगते हैं 100 टिन्स बनाने के लिए, 1 पर कप है. कैश्यूज 300 कप्स लगते हैं, 2 पर कप है. पिस्ताशियोज 90 कप्स लगते हैं, 3 पर कप है. और सीजनिंग 30 कप्स लगते हैं और ये 6 पर कप है. ठीक है जी. अब ये क्या है, इसकी क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है फॉर ईच मटेरियल, और ये क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस फॉर ईच मटेरियल. सही है जी. और चार्जिंग द स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ डायरेक्ट मटेरियल क्वांटिटी स्लाइटली डज नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द ओवरऑल एंड प्रोडक्ट. कहते हैं अगर चेंजिंग द स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ डायरेक्ट मटेरियल्स क्वांटिटी स्लाइटली, कहते थोड़ा बहुत अगर फर्क पड़ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ओवरऑल कॉस्ट के ऊपर. In addition, not all nuts added to production end up the finished product, as some are rejected during inspection. कुछ इंस्पेक्शन के दौरान में रिजेक्ट हो जाते हैं, सारे के सारे टिन्स अप्रूव नहीं होते हैं या नट्स अप्रूव नहीं होते हैं. In the current period, Nature's Best made 2500 tins. ये है एक्चुअल आउटपुट. क्या है ये? सवाल में से डाटा निकालना ही बेसिकली बेसिक है आपका. जब आप डाटा निकाल लेते हो तो फिर आपकी सॉल्यूशन तो हो ही जाता है. इसलिए आप क्या कहें जी, 2500 टिन्स हैं ऑफ जेस्टी जिंगर्स इन 25 बैचेस. जाहिर है वो 100 का एक बैच बनाते हैं तो 25 बैच में वो बनाएंगे 2500 टिन्स फ्रॉम द फॉलोइंग एक्चुअल क्वांटिटीज. और एक्चुअल क्वांटिटीज उन्होंने यूज की हैं 5280, 7520, 2720, 480, और एक्चुअल कॉस्ट उनकी आ रही है. और एक्चुअल मिक्स उन्होंने दे दिया 33%, 47%, 17%, 3% और 100% टोटल बनता है. क्लियर है जी. तो इस तरीके से उन्होंने एक्चुअल जो है वो आपको उसकी क्वांटिटीज भी दे दी हैं, उसके एक्चुअल मिक्स भी दे दिए. सही है. अब उसके बाद व्हाट इज द बजटेड कॉस्ट ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल्स फॉर 2500 टिन्स. उसने कहा जी बजटेड कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल्स फॉर 2500 टिन्स कितनी है. 2500 टिन्स के लिए बजटेड कॉस्ट कितनी है ये हम लोग निकाल लेते हैं. उसकी बजटेड कॉस्ट को बाद में आप लोगों को मटेरियल एफिशिएंसी वेरिएंस निकालना इसके ऊपर बताऊंगा. ओके जी. अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं. सबसे पहले हमने मालूम करना है जी बजटेड नंबर 1 क्या है. ये है हमारे पास 735. ओके. और रिक्वायरमेंट नंबर 1 है बजटेड कॉस्ट फॉर 2500 टिन्स. बजटेड कॉस्ट ऑफ 2500 टिन्स. बजटेड मटेरियल कॉस्ट की बात हो रही है यहाँ पे आप ऊपर लिख भी सकते हैं बजटेड मटेरियल्स कॉस्ट फॉर 2500 टिन्स. ओके. अब आप ये देखो जी, मैं कहा जी मैं यहां पे बजटेड कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा. बजटेड कॉस्ट बराबर होगी स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट. स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस आप करोगे तो ये क्या आ जाएगी आपके पास, बजटेड प्राइस आ जाएगी. क्लियर है. अब आप ये देखो जी कि बजटेड कॉस्ट आपके पास है जी स्टैंडर्ड प्राइस है. हर एक मटेरियल की जाहिर है डिफरेंट होगी और हर एक मटेरियल की अलाउड क्वांटिटी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी. ओके. अब इसी फॉर्मूला में हम लोग स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड जो है वो बराबर होता है एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट. स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट. इज इट क्लियर.
समझ के बात को? ओके, अब आप यहाँ पे ये देखो कि उन्होंने जो बताया है हमें कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट क्या है, यहाँ पे अब उनका जो है वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट के लिए मैं आपको भी दिखाऊंगा कि यहाँ पे उन्होंने हमें क्या बताया है जी, कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट है उनकी 180 कप्स। अब ये एक बैच है और एक बैच में कितने कप्स हैं? 100। इट मीन कि ये 100 कप्स के लिए है। और अगर मैं एक कप के निकालूंगा तो फिर 100 से सबको क्या कर दूंगा? डिवाइड। अगर मैं सबको डिवाइड करूंगा तो ये कितना जगह है? 1.8 कप। ये आ जाएगा 3 कप। ये कितना आ जाएगा? 0.9 और ये आ जाएगा 0.2। इस तरीके से हमारे पास जो है वो ये इनकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ जाएगी। तो इसलिए मैं क्या करूंगा कि 100 कप्स के ऊपर इसको डिवाइड करके इनकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर क्या निकालूंगा? टिन निकाल सकता हूं, पर टिन निकालूंगा, क्योंकि मुझे 2500 टिन्स बनाने हैं। लेकिन अगर मैं यही क्वांटिटीज यूज करना चाह रहा हूं तो फिर मुझे 2500 टिन्स को डिवाइडेड बाय 100 करके बैच बनाना पड़ेगा, 25 बैचेस। ये वो कह रहा है एक बैच के लिए ये क्वांटिटी है, और बैच कितने बनाए हैं उसने? तो अगर मैं यूनिट लेता हूं बैच तो फिर मैं 25 लूंगा और क्वांटिटीज यही वाली ले लूंगा। लेकिन अगर मैं टिन लेता हूं, सॉरी यूनिट लेता हूं टिन्स, तो फिर मैं 2500 टिन्स लूंगा एक्चुअल आउटपुट, और यहां पे बैचेस क्या बना दूंगा, उसके जो इनपुट क्या होगी वो 100 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो दोनों अप्रोचेस के तहत आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, दोनों तरीकों से आपकी कैलकुलेशन हो सकती है। ओके जी, अब हम लोग इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। हम लोग यहां पे हमारे पास पहले मटेरियल कौन सा है? लेट्स सी है जी, आलमंड्स, कैश्यूज, पिस्ताशियोज। मैं ACPS लिख लेता हूं। सबसे पहले जी आलमंड्स, फिर उसके बाद है जी कैश्यूज, और उसके बाद क्या है? पिस्ताशियोज और सीजनिंग्स। ओके जी, अब यहां पे मैं इसकी स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड का मतलब क्या होता है? इसको मैं अगर यहां पे ही फॉर्मूला में ही लिख दूं तो ये क्या आ जाएगा? एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट, इसके साथ कर लूंगा। अब ये देखिए जी, स्टैंडर्ड प्राइस मुझे जो दी गई है वो बताई गई है पर कप, ऐसे ही है ना? तो मुझे नंबर ऑफ कप्स लेने हैं यहां पे। पर कप मेरी प्राइस है 1, 2, 3 एंड 6। तो मैं ये लिख लेता हूं, क्योंकि मुझे चारों की कैलकुलेट करना है। 1, 2, 3, 6, ये डॉलर्स में है जी, और मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आउटपुट। अब अगर तो मैं आउटपुट लूंगा जो है वो टिन्स, तो फिर कितने हैं? 2500। और अगर मैं लूंगा यूनिट्स, क्या लूंगा? बैचेस, तो फिर ये किस पे डिवाइड करूंगा? फिर मुझे ये जो है वो कितने फिर लूंगा आउटपुट? 25। तो मैं यहाँ पे टिन्स ले रहा हूं। ठीक है, कितने आ गए? 2500 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा जी, ये बेसिकली क्या 2500, फिर उसके बाद क्या है 2500 सब जगहों पे, क्योंकि सबके लिए तो एक ही आउटपुट है ना। अब इनकी इनपुट पर टिन कितनी है? पर टिन आउटपुट की जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है जो हमें दी गई है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी वो देखें जी, वो दी हुई है वो 100 टिन्स के लिए। कितने टिन्स के लिए? तो 180 100 टिन्स के लिए है, तो पर टिन निकालनी है तो डिवाइडेड बाय 100 कर दूंगा। ओके जी, अब मैं इसको क्या करता हूं जी, 180 डिवाइडेड बाय 100, ऐसा ही है। फिर उसके बाद दूसरा क्या था? 300 डिवाइडेड बाय 100। फिर उसके बाद क्या था? 90 डिवाइडेड बाय 100 एंड 30 डिवाइडेड बाय 100। तो इस तरीके से ये मेरे पास जो है वो सारे आ गए। अब मैं इसकी जो है वो कैलकुलेशन अगर करता हूं, ओके जी,
अगर मैं, अच्छा जी, इसके बराबर आ जाएगा क्या जी, 1 मल्टीप्लाई बाय 2500, ये कैंसल अगर इसके साथ हो जाएगा तो ये 180 मल्टीप्लाई बाय 2500 करूंगा जी 4500 और इज इक्वल टू, ये भी क्या आ गया जी 4500, ये आ गई स्टैंडर्ड कॉस्ट या बजटेड कॉस्ट। इसको हम स्टैंडर्ड कॉस्ट भी कहते हैं या फ्लेक्सिबल बजटेड कॉस्ट भी कहते हैं। क्लियर है जी? ओके, फिर उसके बाद क्या है, इन दोनों का किया तो ये आ जाएगा जी, ये इसको इसके साथ डिवाइड कर दे और ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 7500, तो ये आ जाएगा जी 7500, ये सॉरी 15,000, दिस इज 15,000। ओके, फिर उसके बाद आ जी 3 मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों को आप करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 2250, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6750 आ जाएगा, और ये 6 मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों को आप करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 750, और ये 750 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4500 ये आ गया हमारे पास। और इन सब को आप सब प्लस कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा 45 9000, 10,000 और सॉरी 9,000 और 15 और 24,000, 24 और 30,000, 30,750, 30,750 इज द टोटल बजटेड कॉस्ट आ जाएगी, जो हमें रिक्वायरमेंट नंबर 1 में उसने पूछा है। क्लियर है जी? ओके, अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि सेकंड रिक्वायरमेंट में उसने हमें क्या पूछा है जी। सेकंड रिक्वायरमेंट में है कैलकुलेट द टोटल डायरेक्ट मटेरियल्स एफिशिएंसी वेरिएंस। टोटल डायरेक्ट मटेरियल्स एफिशिएंसी वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल्स एफिशिएंसी वेरिएंस किसके बराबर होगा कि हमारे पास जो है वो कितना मटेरियल यूज हुआ, कितना मटेरियल यूज होना चाहिए था, और उसको जब हम स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्वांटिटी मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो मैं इसको जो है वो आपके सामने जो है वो कैलकुलेट करने जा रहा हूं। रिक्वायरमेंट नंबर 2, टोटल मटेरियल्स एफिशिएंसी वेरिएंस, इसको हम लोग टोटल मटेरियल यूजेज वेरिएंस भी कहते हैं। तो हम इसी तरीके से, अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड, एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड, और इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम स्टैंडर्ड प्राइस से। ओके, अब आप लोगों के पास जो इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे, और आपके पास अब डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन सी प्रोडक्ट है, क्योंकि सबकी स्टैंडर्ड प्राइस डिफरेंट है, सबकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी डिफरेंट आएगी, तो या तो हम लोग सबकी वेटेड एवरेज निकाल लें प्राइस, तो फिर हम लोग टोटल का भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जब वो इजी वे पे जाते हैं, हम इंडिविजुअल करते हैं, सबका टोटल कर लेंगे, टोटल आ जाएगा। इसका मतलब सबसे पहले है हमारे पास आलमंड्स, फिर है जी उसके बाद कैश्यूज, पिस्ताशियोज, सीजनिंग्स। ओके जी, ओके जी, सबसे पहले हमने एक्चुअल क्वांटिटी यूज लिखनी है। देखिए जी, यहां पे उन्होंने एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड हमें बताई हुई है हमारे क्वेश्चन के अंदर 5280 कप्स, ऐसे ही है ना? तो हम लोग लिख लेंगे 5280, 5280। इसी तरीके से दूसरों के भी हम लोग नोट कर लेंगे, 7520, 7520, 2720, 2720, 480 माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड। अभी जो हम लोगों ने कैलकुलेशन की है इसमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड निकाली है, ये देखें
ये क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड ही निकाली है ना हम लोगों ने, कि इन दोनों को एक्चुअल आउटपुट को मल्टीप्लाई किया है स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट के साथ, तो ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड आ गई हमारे पास। तो कितने हैं ये, कितने कप्स आते हैं, 4500, तो 4500, हम लोग इसको 4500, 7500, देखिए जी यहां पे पहले वाले का है 4500, 7500, 2250 और 750। इस तरीके से हम लोगों ने दोनों की निकाल ली, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। अब स्टैंडर्ड प्राइस भी हमें गिवन है, ये हम लोगों ने भी यहाँ पे इस्तेमाल भी की है, 1, 2, 3 एंड 6, तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1, 2, 3, 6। इस तरीके से आपके पास हर एक कॉस्ट एलिमेंट का, हर एक मटेरियल का क्या आ गया है, एफिशिएंसी वेरिएंस, और इसको जब हम टोटल करेंगे तो टोटल मटेरियल एफिशिएंसी वेरिएंस आ जाएगा। तो ये आ जाएगा जी इसका 780 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 780। इन दोनों का जो फर्क है वो कितना आता है जी, 20 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ गया, 40। इसके बाद है जी इन दोनों का फर्क जो है वो कितना आता है, 470 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे 1410, और 480 और इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 270। डजंट मैटर, माइनस साइन नहीं लगाना, वो हमने एंड पे जाके डिस्क्राइब करना है, फेवरेबल और अनफेवरेबल। क्लियर, मल्टीप्लाई बाय 6 1620। ओके, अब आप जरा गौर करेंगे, एक्चुअल कितनी क्वांटिटी यूज हुई, 5280, कितनी होनी चाहिए थी बजटेड, 4500, एक्चुअल ज्यादा इस्तेमाल किया है, तो फिर ये क्या है, अनफेवरेबल। ओके, 7520 इस्तेमाल किया है, 7500 इस्तेमाल करना चाहिए था, 20 ज्यादा इस्तेमाल किया है, तो फिर ये भी क्या है, अनफेवरेबल। 2720 इस्तेमाल किया है, कितना करना चाहिए था, 2250, तो ये भी क्या है, अनफेवरेबल। और 480 इस्तेमाल करना किया, लेकिन करना कितना था, 750, तो फिर ये क्या है, फेवरेबल। तो अब आप एंड पे क्या करोगे, अनफेवरेबल सारे प्लस हो जाएंगे और फेवरेबल उसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। नेट ऑफ करोगे ना आप लोग, जैसे आप लोग टोटल वेरिएंस का करते थे, तो आप लोग 780 प्लस 40 प्लस 1410 और उसमें से 1620 माइनस करेंगे। टोटल मटीरियल्स एफिशिएंसी वेरिएंस 610 अनफेवरेबल। इट मींस, इसका मतलब क्या है, अब हम इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है, द ओवरऑल 610 unfavorable variance shows that the company has used more materials in comparison to the allowed materials for 2500 tins. This means that they have over-expensed $610 due to extra use of materials as
compared to budgeted. Got my point? ये जो हम लोग एफिशिएंसी वेरिएंस की रीजन लिखते थे कि हमने जो मटेरियल इस्तेमाल करने थे उससे हमने क्या किए हैं, ज्यादा इस्तेमाल कर लिए हैं, जिसकी वजह से हमारी जो है वो 610 की कॉस्ट क्या आई है, अनफेवरेबल आई है, एक्स्ट्रा कॉस्ट आई है, हमने ओवर एक्सपेंस कर दिया। और वो ओवर एक्सपेंस प्योरली किस वजह से है, क्या है कि हमने मटेरियल ज्यादा इस्तेमाल किया है। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि यार ये जो 610 का फर्क आ रहा है, क्या ये यील्ड कम होने की वजह से आ रहा है कि हम लोगों ने मटेरियल जिस रेशो में मिक्स करना था उसमें नहीं किया, उसकी वजह से आ रहा है? गेटिंग माय पॉइंट? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेशो की वजह से फर्क आ रहा है वो हम अलहदा कर देंगे, और जो यील्ड की वजह से फर्क आ रहा है वो हम लोग अलहदा कर देंगे। तो ये जो 610 का फर्क है इसमें ये दोनों इंपैक्ट शामिल है, बिकॉज देयर आर मोर देन वन मटीरियल्स। अगर तो ये एक ही मटेरियल होता तो हम ये कहते हैं ये मटेरियल इतना इस्तेमाल करना था, इतना इस्तेमाल किया, इसकी वजह से क्या हो गया, ये वाली कॉस्ट ज्यादा आ गई। लेकिन चूंकि अब यहाँ पे तो एक मटेरियल नहीं है, तो जब एक से ज्यादा इनपुट्स होती हैं तो उस सूरत में हम लेवल 4 एनालिसिस करते हैं। अगर ये एक से ज्यादा इनपुट्स नहीं होती तो फिर हम लोग लेवल 4 एनालिसिस नहीं करते, फिर मिक्स वेरिएंस 0 होता है, वो सारे का सारा वेरिएंस जो है वो यील्ड वेरिएंस ही कहलाएगा। ठीक है, इसलिए यहां पे जब एक से ज्यादा इनपुट्स हैं, टाइप्स ऑफ इनपुट्स हैं, एक से ज्यादा मटेरियल्स हैं, तो तब हम लोग क्या करेंगे, लेवल 4 एनालिसिस के ऊपर जाएंगे। कि अभी जो हम लोगों ने कैलकुलेशन की है ये लेवल 3 एनालिसिस की थी, सही है कि नहीं? जो मैंने आपको नक्शा बना के दिखाया था, इसमें जो टोटल मटेरियल एफिशिएंसी वेरिएंस है वो किसमें आ रहा है, लेवल 3 में। अब इस एफिशिएंसी वेरिएंस को हम डिवाइड करने जा रहे हैं किसके अंदर, मिक्स के अंदर और यील्ड के अंदर। ओके जी, अब हम लोग ये देख लेते हैं जी कि इसका जो पार्ट 2 हम लोगों ने किया है, अब इसके बाद हम लोग पार्ट 3 देखते हैं कि क्वेश्चन का पार्ट 3 हमें क्या गिवन है, उसको हम लोग लेके जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। What is the total direct material price variance? Why is the total जो है वो total direct material price variance is 0? प्राइस वेरिएंस क्यों 0 है? क्योंकि जो हमारी एक्चुअल प्राइस है वही हम लोगों ने क्या की है, स्टैंडर्ड प्राइस ली है। इज इट क्लियर? क्योंकि एक्चुअल प्राइस हमें जो है वो, अब आप जरा देखो जी, 5280 और एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, 5280। तो 5280 को 5280 पे डिवाइड करो, क्या बनती है, 1। 15040 को 7520 पे डिवाइड करें, क्या बनती है, 15,040 डिवाइडेड बाय 7,520, नहीं बेटे 15,040 डिवाइडेड बाय 7,520 2। तो ये भी क्या है 2। 8,160 को डिवाइड करें 2,720, 3, ये भी 3 है। 2,880 को डिवाइड करें 480 पे, 6, ये भी क्या है। इट मीन एक्चुअल प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस क्या है, सेम। तो जब एक्चुअल प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस सेम होगी तो प्राइस वेरिएंस 0 हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो इस सवाल का जवाब आपको समझ आ गया है ना? पार्ट 3 का जो जवाब है वो क्या है, एज एक्चुअल प्राइस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस फॉर ईच मटीरियल। हर एक मटीरियल की एक्चुअल प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस के क्या है, बराबर है, इक्वल है। सो दैट्स व्हाई, चलो मैं लिख देता हूं इसका जवाब यहां पे आपके समझाने के लिए, रिकॉर्ड रहेगा। ओके जी, यहां पे पार्ट नंबर 3 है। सो एक्चुअल प्राइस पर क्या है, कप, एक्चुअल प्राइस पर कप आलमंड, फिर क्या है, कैश्यूज, पिस्ताशियोज, सीजनिंग। अब आप लोग देखिए जी, एक्चुअल प्राइस क्या निकालेंगे, हर एक की ये बराबर होगी टोटल एक्चुअल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्चुअल कप्स, ऐसा ही है ना जी। अब टोटल एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी,
जो हमारे क्वेश्चन में हमें गिवन है वो हम लोग यहां पे देख लेते हैं जी। एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी? 5280 और 5280 ये आ गया कि 5280 डिवाइडेड बाय 5280 बराबर आ जाएगा $1। ओके, फिर उसके बाद क्या है दूसरा? 7520 डिवाइडेड बाय, नहीं बेटे नहीं, गलत हो गया ना। 15040 डिवाइडेड बाय 7520, अब ये आ जाएगा जी $2। उसके बाद तीसरे वाले का आ गया 8160 डिवाइडेड बाय 2720, 8160 डिवाइडेड बाय 2720, तो ये आ जाएगा $3। और इसी तरीके से चौथे वाली आ गई हमारे पास 2880 डिवाइडेड बाय 480, 2880 डिवाइडेड बाय 480 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है? 6 के। अब चूंकि ये किसके बराबर है सारी की सारी, दैट इज स्टैंडर्ड प्राइस, ऐसा ही है ना। सो एज एक्चुअल प्राइस पर कप is equal to standard price per cup, that's why there is no materials price variance। इस वजह से मटेरियल प्राइस वेरिएंस 0 आ रहा है, कोई मटेरियल प्राइस वेरिएंस नहीं। ओके जी, रिक्वायरमेंट नंबर 4 देख लेते हैं जी। क्या रिक्वायरमेंट है? कैलकुलेट टोटल डायरेक्ट मिक्स एंड यील्ड वेरिएंसेस। मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस निकालना है। तो अब हम लोग देख लेते हैं जी कि मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो दिस इज रिक्वायरमेंट नंबर 4। हमने यहां पे निकालना है टोटल मिक्स वेरिएंस, जिसको हम लोग टोटल मिक्स वेरिएंस फॉर मटीरियल्स या मटीरियल्स मिक्स वेरिएंस, टोटल मटीरियल्स मिक्स वेरिएंस। ओके, अब उसके लिए जो फॉर्मूला होता है मटीरियल मिक्स वेरिएंस इज इक्वल टू, लॉजिक क्या है जी? मिक्स में क्या फर्क है? लॉजिक क्या है? मिक्स में क्या फर्क है? तो हम यहां पे लिखेंगे एक्चुअल मिक्स माइनस स्टैंडर्ड मिक्स। और चूंकि हम लोग मिक्स के अंदर कौन सी क्वांटिटी ले रहे हैं? एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल आउटपुट। इज इट क्लियर? एक्चुअल आउटपुट के लिए जो हम लोग मिक्स यूज कर रहे हैं वो हम लोग अगर स्टैंडर्ड के ऊपर लेके जाते तो हमारी कितनी कॉस्ट आती, ये बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहां पे आप लोग लिखोगे एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड, यहां पे टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड, क्या लिखोगे आप? टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। अब हम लोगों ने देखो दो चीजें क्या करती हैं, तमाम मटेरियल्स के लिए सेम करती हैं, न्यूट्रलाइज करती हैं। कौन कौन सी? स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। ये हमने यहां पे सब के लिए सेम करेंगे और सब का जो इंपैक्ट सिर्फ किसका आएगा? जो मिक्स में रेशो में जो हमने फर्क किया है उसकी वजह से। इज इट क्लियर? ओके, अब आप इसी फॉर्मूला में हम लोग सबसे पहले कौन सी वाला है जी? आलमंड्स। फिर उसके बाद क्या है? कैशियोस। फिर है जी पिस्ताशियोस। और फिर क्या है?
सीजनिंग। ओके जी, अब इसमें अगर मैं एक्चुअल मिक्स की बात करता हूं तो एक्चुअल मिक्स उन्होंने हमें दिया हुआ है इन परसेंटेज, आप परसेंटेज में लिख लें। तो एक्चुअल मिक्स इन परसेंटेज हमें गिवन है, दैट इज 33%। तो इसको मैं लिखूंगा तो 0.33, ऐसा ही है ना, और ये 0.47, 0.17 और 0.03। ओके जी, ये मैं लिख लेता हूं जी, ये है जी 0.33, ये कितना है जी 0.47, ये है जी 0.17 और ये जी 0.03। ओके, अब बात कर लेते हैं जी स्टैंडर्ड मिक्स की। अब स्टैंडर्ड मिक्स क्या है? ये जो आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटीज दी गई हैं, इससे आपका स्टैंडर्ड मिक्स निकल आएगा। वन 100, 300, 90 एंड 30 इन सब को प्लस कर लें और हर एक फिगर को इस पे डिवाइड करते जाएं, इसकी परसेंटेज निकल आएगी। क्लियर हो रही बात? तो भी आप 180, 300, 90 एंड 30 सबका प्लस कितना आ गया? 600। तो 180 डिवाइडेड बाय 600 करोगे तो क्या आ जाएगा? इसकी मिक्स आ जाएगा। क्लियर है? ओके, अब मैं अगर यही कैलकुलेशन यहां पे शो करना चाहूं कि यहां पे स्टैंडर्ड मिक्स, स्टैंडर्ड मिक्स जो है वो आलमंड्स के, ये मैं जहां पे आपको कैलकुलेशंस वर्किंग समझा रहा हूं, कैश्यूज, पिस्ताशियोज और सीजनिंग। ओके जी, इसका आप क्या करोगे? स्टैंडर्ड मिक्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? ठीक है जी, इंडिविजुअल मटेरियल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इंडिविजुअल मटेरियल्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब देखिए इसके लिए तो इसकी क्वांटिटी कितनी थी? स्टैंडर्ड 180 डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी कितनी थी? 600। इसकी कितनी थी? 300 डिवाइडेड बाय 600। इसकी कितनी थी? 90 डिवाइडेड बाय 600 और इसकी डिवाइडेड बाय 600। तो अब आप इसकी रेशियो निकाल लेंगे तो ये निकाल कितनी आती है जी? ये 0.3, ये 0.5, 0.15, 0.05। क्लियर है जी? इस तरीके से आप ये वाले स्टैंडर्ड मिक्स लिख लेंगे जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं। अदरवाइज यहाँ पे आप सेम भी कर सकते थे, लेकिन चूंकि मैंने नीचे वर्किंग में जरा यहाँ पे जो थोड़ा सी सफाई रहे इसलिए मैंने कर लिया। तो ये आ जाएगा जी 0.3, ये क्या आ गया? 0.5, ये आ जाएगी 0.15 और ये आ जाएगा हमारे पास 0.05। अब इन दोनों का जो फर्क होगा मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। अब एक्चुअल क्वांटिटी टोटल लेनी है। अब टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यहां पे उन्होंने हमें बताई हुई है कि 16,000 कप्स यूज किए। कितने कप यूज किए उन्होंने? अब उनमें ये मिक्स है उनका, तो ये हम लोगों ने एक्चुअल क्वांटिटी यूज लेनी है। तो सिंप्लीफाइड फार्मूला, अदरवाइज आप इसके फार्मूला की ब्रैकेट को खोलोगे तो आपके पास जो खुद ब खुद आ जाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे अगर समझाने के लिए बताऊं, आप मेरी वीडियोस देखिएगा, उसमें मैंने ये सारी चीजें जो है वो एक्सप्लेन की हुई हैं, ये जो मिक्स वेरिएंस के हवाले से। मिसाल के तौर पे दिस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी आ जाएगा तो ये एक्चुअल क्वांटिटी के बराबर आएगा। तो ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय दिस आएगा तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट एक्चुअल क्वांटिटी में जो अच्छा एक्चुअली अगर हम लोग आउटपुट के लिए या एक्चुअल क्वांटिटी को अगर हम लोग ये देखें कि ये जो एक्चुअल क्वांटिटी थी इसको हम स्टैंडर्ड मिक्स के मुताबिक अगर करें तो फिर इसकी डिवीजन क्या बनती है, ये बात हो रही है। समझ आ रही बात की? तो मीन हम ये कह रहे हैं कि अगर हम टोटल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड रेशियो के साथ डिवाइड करें तो हर एक जो मटेरियल है उसका कितना पार्ट बनता है, ये बेसिकली बात हो रही है। तो हम लोगों को सिंपली जो बेसिकली लॉजिक है वो क्या है जी कि हमने मिक्स का जो फर्क है उसकी वजह से जो फर्क आ रहा है वो क्या करना है, आपने
वो क्या आएगा, आपका मिक्स वेरिएंस आ जाएगा। तो इसलिए जो सबसे आसान फॉर्मूला बनता है, जो लॉजिकली आसानी से समझ भी आ जाती है, वो मैंने यहाँ पे आपको लिख के दे दी है। अब यहाँ पे क्या आएगा जी, मल्टीप्लाई बाय 16,000, मल्टीप्लाई बाय 16,000, मल्टीप्लाई बाय 16,000, मल्टीप्लाई बाय 16,000, और मल्टीप्लाई बाय क्या करनी है, हर एक की प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है, 1 2 3 6। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है जी बेटे। मीन इन दोनों का जो फर्क है ये कितना आ गया, 0.03 मल्टीप्लाई बाय 16,000 मल्टीप्लाई बाय 1। सबको आप लोग एक ही बोर्ड में आप लोग हल कर लें, 480। अब ये देखेंगे कि ये फेवरेबल है कि अनफेवरेबल। जरा गौर करें, हमने कितना मिक्स मिलाना चाहिए था, 30%, हमने कितना मिलाया, 33%, जिसकी वजह से कॉस्ट इसकी क्या हो गई, ज्यादा। इज इट क्लियर? तो फिर ये क्या है, अनफेवरेबल। जब एक्चुअल मिक्स ज्यादा होगा किससे, स्टैंडर्ड मिक्स से, तो आपका क्या है, अनफेवरेबल। और अगर उलट होगा तो फिर फेवरेबल। अब आप जरा गौर करें जी, इसका इन दोनों का फर्क क्या है, 0.03, ऐसा ही है ना। मल्टीप्लाई बाय 16,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 900 एंड, कोई बात नहीं, मैं बताने लगा हूं, 960। अब आप जरा गौर करें, हमने एक्चुअली कितना मिक्स किया, 47%। ये कितना करना चाहिए था, कम किया। तो कम किया तो क्या हुआ, ये वाला मटेरियल हमारा क्या हो गया, बच गया। जब ये बचा तो ये क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लिखना, फेवरेबल अनफेवरेबल लिखना है। ओके, फिर इसके बाद इन दोनों का फर्क क्या है, 0.02, और मल्टीप्लाई बाय 16,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 960। लेकिन गौर करें जरा, ये क्या है, क्यों, हमने एक्चुअल मिक्स ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, किससे, स्टैंडर्ड से। मीन स्टैंडर्ड हमें 15% इस्तेमाल करना चाहिए था, टोटल मटेरियल का 15% कौन सा होना चाहिए था, पिस्ताशियोज। लेकिन हमने एक्चुअली उसमें कितना शामिल कर दिया, 17%। इज इट क्लियर? तो इसकी वजह से हमारी ये वाली कॉस्ट क्या हो गई, इंक्रीज कर गई। तो फिर ये क्या है, अनफेवरेबल। ओके, और यहां पे वही वाली उलट हो गई बात। अब जरा गौर करें कि टोटल मटेरियल हमें क्या था, ये 16,000 ही ले रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि अच्छा इनकी रेशो कहां पे। अब आप जरा गौर करो, आलमंड्स की जो हम लोगों ने ज्यादा लगाए वो किसमें से कम हो गए, कैशियोज में। और जो पिस्ताशियोज में हम लोगों ने जो है वो कम ज्यादा लगाए वो किसमें से कम हो गए, सीजनिंग में। क्लियर है? तो ये भी आ जाता है जी 0.02 मल्टीप्लाई बाय 16,000 मल्टीप्लाई बाय 6, 1920। और ये क्या है, फेवरेबल। गॉट इट? और सबको आप टोटल कर लोगे, नेट ऑफ कर लोगे, तो टोटल मटेरियल्स मिक्स वेरिएंस, टोटल मटेरियल्स मिक्स वेरिएंस 480 और 960 को प्लस करेंगे, और 960 और 1920 को उसमें से माइनस कर देंगे। तो ये तो बेसिकली एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए, और 480 और 1920 का फर्क ले लेंगे आप, 1440। ये 1440 और ये क्या है, फेवरेबल। 1440 क्या आ गया हमारे पास, फेवरेबल आ गया है। अब आप जरा गौर करें कि फेवरेबल क्यों आया है। हमने बेसिकली जो सबसे महंगा मटेरियल था वो सेव किया है, ऐसे ही है ना। इसकी वजह से हमारा ये क्या आया है, फेवरेबल। क्लियर है? तो चूंकि हम लोगों ने उसकी जो एक्चुअल मिक्सिंग है वो हमने स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं की है, तो उसकी वजह से हमारी जो यूजेज ऑफ मटेरियल है वो क्या हुई है, ज्यादा या कम हो सकती है, और उसकी वजह से हमारी कॉस्ट ज्यादा या कम हो सकती है। दैट इज द बेसिक रीजन ऑफ मिक्स वेरिएंस।
क्लियर हो रही बात? और यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमने ये कहा कि वी हैव सेव्ड द कॉस्ट ऑफ 1440, हमने सेव की है ना, फेवरेबल है ना, ठीक है। और इंडिविजुअल में हम दो लोग लिख सकते हैं, फॉर इंडिविजुअल almonds have been unfavorable, it means we have used almonds more than its ratio, we should use it in 30%, but we have used it in 33%. Is it clear? Likewise, cashews, we have to use it in 50%, but actually we used it 47%. So in this case, we have saved $960. Is it clear? And in case of pistachios, we have to use 15%, but actually we used 17%. And in this case, we have over-expensed of 960 due to change of mixture. Is it clear? And seasoning, we have to use 5%. Actually, we used 3%. And the sale of 2% of material have saved the cost of 1920. And overall total cost saving of mixing of materials is 1440. और ये 1440 favorable क्यों आया है? Because we have saved costly materials. बात फॉलो कर रहे हो? जो कॉस्टली मटेरियल था उसको हमने क्या किया है? सेव किया है. सीजनिंग वाज द मोस्ट कॉस्टली मटेरियल बिकॉज इट कॉस्ट $6 पर कप as compared to other materials. As we have saved it more than others, and due to देखिए वो भी उतनी परसेंटेज है, 2% वो कम हो गया, 2% वो ज्यादा हो गया, लेकिन ओवरऑल जब प्राइस के साथ मल्टीप्लाई होके आया तो उसने उसकी कॉस्ट की जो है वो रेशियो काफी ज्यादा बढ़ा दी. क्लियर है? तो इस इन दिस वे यू कैन एक्सप्लेन दिस. मैं ये तमाम चीजें यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं, लेकिन मैंने आपको सारी बता दी हैं कि आप इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे. क्लियर है? अगर ये फेवरेबल है तो अनफेवरेबल होता तो वी हैव ओवर एक्सपेंस द कॉस्ट ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ मटेरियल्स. हमने जो मटेरियल ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए था उससे कम इस्तेमाल किया, और जो कम इस्तेमाल करना चाहिए था वो ज्यादा इस्तेमाल किया. और याद रखिए फेवरेबल कब आएगा? जब कॉस्टली मटेरियल्स को हम कम इस्तेमाल करेंगे एज कंपेयर टू चीप मटेरियल्स, तो हमारा ये फेवरेबल वेरिएंस आएगा. And when we will use costly materials more than cheap materials, जो cheap materials की रेशियो अगर कम इस्तेमाल करेंगे और costly materials की रेशियो ज्यादा हम इस्तेमाल कर लेंगे, ओवरऑल तो सेम रहेगी. क्योंकि ओवरऑल तो हम कह रहे हैं टोटल क्वांटिटी तो वही वाली है ना जो एक्चुअल है, वो तो सब में सेम है, और प्राइस भी सब की क्या है? स्टैंडर्ड है. तो वो हम लोगों ने चेंज तो की नहीं है, तो इसलिए हमने प्राइस का इंपैक्ट भी नल कर दिया और क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी का इंपैक्ट भी नल कर दिया. और ओवरऑल फिर किसका इंपैक्ट नजर आ गया हमें? मिक्स का. इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? मिक्स वेरिएंस. इज इट क्लियर जी? समझ के बात को? तो सो इट इज वेरी सिंपल लॉजिक, बट यू आपको नजर आ रहा है बड़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस हैं, इसकी वजह से पता नहीं क्या की बला है, इतना लंबा फॉर्मूला है. एक्चुअली ये इतनी मुश्किल नहीं है, सिर्फ लॉजिक समझ आनी चाहिए आपको, और वो लॉजिक आप समझ के क्या कर सकते हो? उनकी कैलकुलेशंस को भी इजीली समझ सकते हो. ओके जी, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज हमने यील्ड वेरिएंस निकालना है. टोटल मटेरियल यील्ड वेरिएंस. अच्छा जी, मटेरियल यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर आउटपुट. ये एक फॉर्मूले में थोड़ी सी जो है वो गड़बड़ है. हम हर जगह पे स्टैंडर्ड प्राइस पर इनपुट लेते थे, इस फॉर्मूले में आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट पर आउटपुट लेनी है. ये मैं आपको बताऊंगा कैसे लेनी है. इज इट क्लियर? स्टैंडर्ड कॉस्ट पर आउटपुट लेनी है. क्लियर है? ओके जी.
अब अभी देखो जी एक्चुअल यील्ड कितनी है, तो देखें जी उन्होंने यहाँ पे उन्होंने बताया कि उन्होंने एक्चुअली कितने जो हैं वो कप्स बनाए हैं। इन द करंट पीरियड नेचर्स बेस्ट मेड कितने कप्स हैं, 2500 टिन्स बनाए हैं, ऐसे ही है ना। और 2500 टिन्स उनकी क्या है, एक्चुअल यील्ड, एक्चुअल आउटपुट। यील्ड का मतलब होता है आउटपुट, तो एक्चुअल यील्ड आ गई हमारे पास 2500। अब स्टैंडर्ड यील्ड फॉर, ये स्टैंडर्ड यील्ड फॉर एक्चुअल इनपुट, एक्चुअल इनपुट के लिए स्टैंडर्ड यील्ड कितनी है। ओके जी, स्टैंडर्ड यील्ड फॉर एक्चुअल इनपुट, जरा गौर करें जी, मैं आपको डेटा दिखाने जा रहा हूं। हमने ये कहा कि कितने कप्स लगा रहे हैं हम, शाबाश बेटे, बेटे 600 कप्स, और 600 कप्स के अंदर हम लोग कितने टिन ले रहे हैं, कितने 100 टिन्स के लिए हम कितने ले रहे हैं, 600 कप्स। इज इट क्लियर, फॉलो कर रहे हो बात को। तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहां से एक रेशो निकाल लूं इनपुट आउटपुट की तो निकल आएगी। तो इसका मतलब है ये कि अगर मैं स्टैंडर्ड आउटपुट यील्ड की बात करता हूं तो मैं कहता हूं ये 100 टिन्स इन कितने कप्स, 600 कप्स। इज इट क्लियर। तो अब आप जरा गौर करें जी, 100 डिवाइडेड बाय 600 मल्टीप्लाई बाय 100 तो कितना आ गया बेटे, चले हम लोग 100 डिवाइडेड बाय 16 ही रहने देते हैं, हम परसेंटेज निकालते ही नहीं, ऐसे ही रहने देते हैं कि ये हमारी एक क्या है, आउटपुट रेशो है। ये क्या है, ये क्या है, यील्ड रेशो। इज इट। और जब मैं यील्ड रेशो को मल्टीप्लाई करूंगा एक्चुअल इनपुट के साथ, कितनी एक्चुअल इनपुट की है, 16,000 कप्स। तो अब बताएं मुझे कि इन 16,000 कप्स में उसके पास कितने टिन्स बनने चाहिए थे, शाबाश 2560। बात फॉलो कर रहे हो। हमने ये कहा 600 कप अगर वो मटेरियल यूज करता है तो कितने टिन बनते हैं, 100। अगर वो 16,000 कप्स यूज करेगा तो कितने टिन्स बनेंगे, वो हम लोगों ने अब ये यूनिटी मेथड जो है वो आप निकालोगे कैसे, 100 डिवाइडेड बाय 60, 600 मल्टीप्लाई बाय 16,000। एक मिनट, अरे बेटे ये 2 जीरो इसके साथ कैंसिल हो गए और 2 3s are 6, 2 8s are 16, तो ये आ जाएगा 800 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। आप ठीक कह रहे हैं आप, 800 डिवाइडेड बाय 3 क्या आता है बेटे, 2600। चलो ओके जी, हम कहते हैं जी ये इतने पॉइंट को इग्नोर कर, इतने हम कहते हैं जी कि क्या आने चाहिए उनके, वो होने चाहिए, इतनी यील्ड उनकी स्टैंडर्ड बनती है कि भाई 16,000 कप्स को अगर वो यूज करेंगे तो कितने टिन बनने चाहिए, सही है ना। वो ये कह रहे हैं कि अगर वो इतने कप्स यूज करते हैं, मीन 600 कप्स यूज करते हैं टोटल, तो वो कितने टिन बन रहे हैं उनके, 100। तो अब देखो जी, यहां पे आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा यूनिटरी मेथड। इफ 600 cups are used, then क्या होता है जी, 100 tins are made।
अगर हम 600 कप्स यूज करें तो कितने टिन बनते हैं? 100. इफ 1 cup is used, then 100 divided by 600. Is it clear? And if 16,000 cups are used, then 100 divided by 600 multiplied by 16,000. इस लिहाज से फिर 2666 कप्स जो है वो आपके बनेंगे, सॉरी टिन्स बनेंगे। भाई इतने, वो कहता है 16,000 कप अगर आप मटीरियल्स यूज करते हो तो कितने टिन बनने चाहिए? 2666। हमने एक्चुअली कितने बनाए हैं? 2500। इज इट क्लियर? तो ये जो फर्क आया है यील्ड में, ये भी तो कॉस्ट को बढ़ाएगा ना, ठीक है। अब आप ये भी पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है। ओके जी, अब हम लोग यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन में चलते हैं और यहां पे लिख लेते हैं जी 2666। क्लियर है? 0.67 भी लिख सकते हो वैसे तो, 0.67, ओके, फर्क ना आ जाए ना। मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट पर आउटपुट। अब देखिए जी, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर आउटपुट, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर आउटपुट यूनिट, इट मीन स्टैंडर्ड कॉस्ट पर टिन, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर टिन। पहले हमें जो स्टैंडर्ड प्राइस दी गई है वो पर कप दी गई है, यहां पे हमें क्या करना है? स्टैंडर्ड कॉस्ट पर टिन कैलकुलेट करना है। इज इट क्लियर? तो हमने ये कहा था कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड कॉस्ट थी, आप जरा गौर करो, यहां पे हम लोगों ने बनाए थे यहाँ पे बजटेड कॉस्ट, ये हमने कैलकुलेट की थी ना बजटेड कॉस्ट। ये बजटेड कॉस्ट हम लोगों ने, या इस तरह से, 1 मिनट ठहरे, मैं आपको डेटा से फिगर बताता हूं। ये 180 कप्स हैं, एक कप की कॉस्ट कितनी है? 1। ये 302, 93, 36, सबको मल्टीप्लाई करके टोटल कर लें, डिवाइडेड बाय 100 कर दें। फॉलो कर रहे हैं बात को? मैं आपको कैलकुलेट करके समझाता हूं। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या है? आलमंड्स, फिर क्या है? कैश्यूज, पिस्ताशियोज, सीजनिंग। ओके जी। अब देखिए जी, आलमंड के लिए वो कहता है इसकी टोटल कॉस्ट जो है वो कितनी बनती है? ये 180 कप्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 1 है, ठीक है जी। तो 180 आ गया, डिवाइडेड बाय 100 टिन के ऊपर आती है ये वाली कॉस्ट, तो कितनी आ जाएगी? 1.8 पर टिन, ठीक है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, इसको 180 लिख लो, फिर उसके बाद ये क्या है जी? 300 मल्टीप्लाई बाय 2, कितनी आ गई जी? 600। फिर ये क्या है? 90 मल्टीप्लाई बाय 3, 270। ये कितनी है जी? 30 मल्टीप्लाई बाय 6, 180। टोटल कर लें बेटे, कितना बन गया? 1230। ओके, अब ये 1230 है टोटल कॉस्ट फॉर 100 टिन्स, ऐसा ही है। अब आ जाएगी पर टिन कॉस्ट। पर टिन कॉस्ट कितनी बनेगी? 1230 डिवाइडेड बाय 100, तो क्या आ गई एवरेज कॉस्ट? $12.3। हर एक टिन के ऊपर कितनी कॉस्ट आ रही है? 12.3। ओके जी, अब मैं यही वाली जो कॉस्ट है जो मैंने अभी कैलकुलेट की है 12.3, ये एवरेज कॉस्ट थी। अब इन दोनों का फर्क कितना आ गया बेटे?
166.67 मल्टीप्लाई बाय 12.3 2050। ठीक है जी, ये डॉलर अमाउंट आ गई 2050। अब आप जरा गौर करें, हमने जो इनपुट लगाई उसमें हमें कितनी आउटपुट बनानी चाहिए थी, कितनी बनाई? फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है? अनफेवरेबल। गॉट माय पॉइंट? मीन हमने जो इनपुट लगाई उसमें कितनी आउटपुट लेनी चाहिए, कितने टिन्स बनाने चाहिए थे? 2666 सारिया 6-7। हमने एक्चुअली कितने बनाए? 2500। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, अपनी कॉस्ट को बढ़ा लिया। ठीक है, इसलिए ये अनफेवरेबल है। अब आप ये देखें जी, ये कितना था? 1440 और वो कितना है? 50। और टोटल करें आप लोग, मिक्स प्लस यील्ड। मिक्स कितना था? 1440 फेवरेबल, और यील्ड क्या है? अनफेवरेबल। दोनों का फर्क देखें जी, 610 क्या है? कहां से बात शुरू की थी? डॉट में पॉइंट। बेसिकली ये 610 को हमने एक्सप्लेन किया, बहुत लंबा एक्सप्लेन किया। ये 610 को हमने क्या किया है? एक्सप्लेन किया है कि भाई 610 में से जो हमने स्टैंडर्ड में चीजें मिलानी थी उसकी वजह से कितना फर्क आ गया है, और जो हमने एक्चुअली इनपुट लगा के जितनी आउटपुट लेनी चाहिए थी वो ली है या नहीं ली है, उसकी वजह से कितना फर्क आ रहा है। गॉट इट? समझ गया आपको? दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की है। क्यों? क्योंकि यूजेज वेरिएंस किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अच्छा यार, ये जो प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा आ रही है मटेरियल यूजेज की, उसकी वजूहात क्या है? तो उसकी वजह हमें यह नजर आई है क्या कि भाई जो मिक्स था वो तो हम लोगों ने बचत की है, क्वालिटी भी पूरी हो गई। ठीक है नहीं कि हमने मार्केट में हमारी फीस भी करी है, कंप्लेन भी कोई नहीं आ रही, ठीक है, वो तो फायदा है। लेकिन दूसरी तरफ पे क्या हुआ है कि जितना इनपुट लगा के आउटपुट लेना चाहिए था वो नहीं लिया। फॉलो करेगा आपको? और उसकी वजह से हमारा जो है वो क्या हुआ है? अनफेवरेबल आ गया। तो अब आप लोग अगर यील्ड वेरिएंस को एक्सप्लेन करने जाते हो तो इसका मतलब क्या है कि इसको जब आप एक्सप्लेन करोगे 2050 को, तो वी हैव एक्सपेंस्ड मोर कॉस्ट विद $2050। और ये एक्सपेंस क्यों ज्यादा हुआ है? बिकॉज वी हैड टू गेट द यील्ड ऑफ 2666.67 tins in 16,000 cups of material, but actually we get kitni 2,500 tins of that material. Due to this reason 2050 of the cost has been increased. That is the reason, that is the explanation of this variance. And who is responsible for that? Production department. या फिर हमारा क्या हो सकता है, मशीन में जो मिक्सिंग मशीन है उसका कोई फॉल्ट है। सही है कि नहीं? लायबल है। क्लियर है? तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, इनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, और इनकी जो है वो हम लोग रीजंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो जो एफिशिएंसी वेरिएंस था, वो जो मटेरियल यूजेज वेरिएंस था, उसकी बेसिकली इन डेप्थ कॉजेज क्या हैं। वो जो हमारा मटेरियल कम या ज्यादा इस्तेमाल हुआ है उसकी बेसिकली और मजीद वजूहात क्या हो सकती हैं। अगर ये किस सूरत में है? व्हेन देयर आर मोर देन वन मटेरियल्स। अगर हम एक से ज्यादा मटेरियल्स हम इस्तेमाल करते हैं तो तब ये वाली बात आती है। लेकिन अगर हम एक से ज्यादा मटेरियल्स इस्तेमाल नहीं करते हैं तो लेवल 4 पे हम नहीं जाते हैं, फिर हम लोग लेवल 3 के ऊपर खत्म हो जाती है हमारी बात।
तो ये चूंकि इन प्रैक्टिकल लाइफ हमारे पास ज्यादा मटेरियल्स हो सकते हैं, एक से ज्यादा मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं हर एक प्रोडक्ट के अंदर, और उनकी जो रेशियो जो है वो हम लोग अगर फर्क करने की वजह से कॉस्ट के ऊपर इंपैक्ट जो आता है वो हम लोगों ने यहाँ पे समझने की कोशिश की है। होप सो आप लोग जो है इन तमाम चीजों को अच्छे से समझ के होंगे। आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो मजीद इसके अंदर जो है वो आपको क्लैरिटी आ जाएगी, इसमें चीजों को आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी।